अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसका शुमार साइंस की सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ शाखों में होता है। इसकी बदौलत साइंसदानों को पौधों, जानवरों, बिलखसूस गल्ला बानी और अद्वियात साजी के शोबों में तब्दीलियाँ लाने में मदद मिलती है। इसकी बदौलत हम ज़िंदगी के लिए बहुत सी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि हर इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले खुलियों के अंदर जीनियाती कोड की सूरत में कुदरत की जानिब से दी गई हिदायत का एक मजमूआ मौजूद होता है। ये कोड हमारे जिस्म की नशोनुमा और काम करने की सलाहियत के सिलसिले में रहनुमाई करते हैं। मासवाए एक ही जैसी शक्ल सूरत वाले जुड़वा बच्चों के हर इंसान का जीनियाती कोड यानी कि जेनेटिक कोड दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। एक ही जैसी शक्ल सूरत के हामिल जुड़वा बच्चों का जीनियाती कोड एक ही होता है। ये कोड एक ख़ास मादे से बना होता है जिसे डीएनए कहा जाता है। डीएनए एक तवील मॉलिक्यूल होता है जिसकी धारियाँ एक दूसरे के गिर्द बल खाते हुए होती हैं। इसकी ख़ास शक्ल को डबल हेलिक्स कहा जाता है। आपको बताती चलूँ कि अगर आपके जिस्म में मौजूद तमाम 10 करोड़ खुलियों में पाया जाने वाला डीएनए निकाल कर इसे धागों की तरह आपस में बांध दिया जाए तो इससे एक तवील लड़ी बन जाती है। ये लड़ी ना सिर्फ सूरज तक पहुंचकर वापस आ सकती है बल्कि इससे 600 मज़ीद चक्कर दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सूरज ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे ख़ास बात यह है जो इसे दूसरे साइंस से मुख्तलिफ बनाती है कि ये डीएनए कोड में तब्दीली भी ला सकता है। लेकिन हमें डीएनए कोड में तब्दीली लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के कुछ इलाकों में ज़मीन की कम ज़रख़ीज़ी या शदीद मौसमों की वजह से मकामी आबादी की ज़रूरियात पूरे करने के लिए मुनासिब मिक़दार में खुराक उगाना मुश्किल होता है। ऐसे में चावल, गंदम या दीगर ग़ज़ाई अजनास के जनियाती कोड तब्दील करके इन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि इन्हें नामुवाकिफ़ इलाकों में काश्त किया जा सके। कुछ पालतू जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार और दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा होती है। ऐसे जानवरों का डीएनए मद्देनज़र रख कर जानवरों की ऐसी नस्ल तैयार की जा सकती है जिसकी बदौलत इंसान दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ा सके। जीनियाती इंजीनियरिंग की बदौलत ज़्यादा बड़े और बेहतर फल भी तैयार किए जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत साइंसदान एक ही पौधे या जानवर की कई हूबहू नकूल तैयार कर सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्हें सिर्फ एक खुलिये की ज़रूरत होती है जिसे वो तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजार कर बड़ी तादाद में खुलिये तैयार कर लेते हैं। वो खुलिये बाद असा बड़े होकर मुकम्मल पौधे या जानवर बन जाते हैं। इस अमल को क्लोनिंग कहा जाता है और ये तरीका 1950 की दहाई में ईजाद किया गया था। इसे तहकीकी मकासद के लिए एक ही खुलिये की कई नकूल तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंसदान इस तरीक़ेकार की मदद से कई जानवर तैयार कर चुके हैं जिनमें भेड़ें, बकरियां और गायें वगैरह शामिल हैं। 1952 में अमरीकी साइंसदान रॉबर्ट बर्गस और थॉमस किंग ने पहली बार किसी जानदार के क्लोन तख्लीक किए। ये जानदार एक नन्हा सा मेंढक था। 1973 में जीनियाती इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ। 1994 में जीनियाती तौर पर तब्दील की गई टमाटर की एक किस्म फ़रोख्त के लिए पेश की गई। ये न सिर्फ बेहतर जायके की हामिल थी बल्कि ज़्यादा अरसे तक तरोताज़ा भी रह सकती थी। जबकि 1996 में डॉली नामी भेड़ क्लोनिंग की मदद से तैयार की गई थी। ये एक ख़ास किस्म का क्लोन था जिसकी तैयारी के लिए एक दूसरी भेड़ के जिस्म का खुलिया इस्तेमाल किया गया था, जो कि उस ज़माने की बहुत बड़ा करिश्मा था। 2003 में द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने इंसानी जीनियाती कोड का मुकम्मल नक्शा तैयार कर लिया। क्या आप जानते हैं कि इन जीनियाती कोड या फिर डीएनए की मदद से हम मुजरिमों तक बआसानी पहुँच सकते हैं? जीनियाती फिंगरप्रिंट्स 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इंग्लैंड के बरतानवी साइंसदान डॉक्टर एलेक जेफरसन ने ईजाद की। इस तरीक़ेकार की मदद से पुलिस को सैकड़ों मुजरिम गिरफ़्तार करने में मदद मिली। इसके अलावा ये तरीक़ेकार कई ऐसे अफराद की जान बचाने में भी मददगार साबित हुआ जिस पर किसी नाकर्दा जुर्म का इल्ज़ाम था और वह बेकसूर होने के बावजूद जेल में कैद थे। जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स या डीएनए प्रोफाइल नामी एक ईजाद जराइम से निमटने में अहम संगे मील साबित हुई। इस तरीक़ेकार में जाए वक़ूआ से हासिल होने वाले खून के कतरों या बालों के टुकड़ों को जांच कर जीनियाती फिंगरप्रिंट्स की मदद से मुजरिम को तलाश किया जा सकता है।
جائے واردات سے حاصل ہونے والے ڈی این اے ممکنہ طور پر مجرم کا ہو سکتا ہے۔ جینیاتی فنگر پرنٹس کی مدد سے ماہرین جائے وقوع سے حاصل ہونے والے ڈی این اے کا موازنہ تمام گرفتار شدہ افراد کے ڈی این اے سے کرتے ہیں۔ 1986 میں انگلینڈ کے شہر لیسٹر سے تعلق رکھنے والے رچرڈ بگ لینڈ وہ پہلا شخص تھا جو جینیاتی فنگر پرنٹس کے باعث ایک کیس میں مجرم قرار پایا تھا۔ جینیاتی فنگر پرنٹس کی ایجاد کے ساتھ ہی جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے نئے طریقہ کار کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ بسا اوقات مجرم جائے واردات پر اپنا ڈی این اے چھوڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جائے وقوع کا معائنہ کرنے والے پولیس افسران اور سائنسدان بھی وہاں اپنا ڈی این اے کا نمونہ چھوڑ سکتے ہیں جو مجرم کو پکڑنے میں معاون شواہد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید ترین جرائم کی صورت میں جائے حادثہ کا معائنہ کرنے والے پولیس افسران اور سائنسدانوں کے لیے خصوصی لباس، فیس ماسک اور دستانے پہننا لازمی ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک طرح کا کاغذی لباس بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کسی جانور یا پودے کی موت کے بعد بھی اس کا ڈی این اے کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اب تک دریافت کردہ قدیم ترین ڈی این اے تقریباً 450,000 سال پرانا ہے۔ یہ گرین لینڈ سے دریافت ہوا ہے جہاں پر یہ برف کی تقریباً 1 کلومیٹر گہرائی میں دفن تھا۔ اس ڈی این اے کی مدد سے یہ معلوم ہوا کہ قدیم زمانے میں گرین لینڈ کا شمار نسبتاً گرم علاقوں میں ہوتا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔